ये कहानी है विरांशु सिंघानिया की, जिसकी एक गलतफहमी वजह से किट्टू, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आखिर कौन सी गलतफहमी की वजह से किट्टू की दुनिया पलट गई? अब क्या होगा आगे किट्टू के साथ? क्या विरांशु को अपनी गलती पता चलेगी? क्या किट्टू विरांशु से बदला लेगी? जनाने के लिए बने रहे मेरे साथ दिलुलु वर्ल्ड में। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। मेल लीड विरांशु सिंघानिया, जिनको अंडरवर्ल्ड में वीएस नेम से जाना जाता है। हाइट 6 फीट 2 इंच, रंग गावा, गहरी काले आंखें जिन डब जन के मन करे। एज 28, हल्के गुलाबी हॉट, 6 पैक एब्स, देखने में जितने हैंडसम हॉट उतने हाई क्रूल। इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, जिनके बेअमी हम अजी जनेंगे, लेकिन विरांशु अपनी छोटी बहन और अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और वो इन दोनों को लेके बहुत पॉजेसिव भी है। फीमेल लीड क्रिया, जिनको सब प्यार से किट्टू कहते हैं, गहरी नीली आंखें, कंधे से नीचे 8 बाल, गुलाबी हॉट, हाइट 5 फीट 7 इंच, एज -18। किट्टू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इनके फैमिली में 3 ही लोग हैं। किट्टू के पापा, जिनका नाम कृष्णा मर्टी, माँ का नाम नाव्य मर्टी, छोटा भाई जो किट्टू से 1 साल हाई छोटा है, आदर्श मर्टी। किट्टू के फैमिली बहुत हाई आस्तिक है और पुरानी सोच वाले से सिवाय किट्टू और आदर्श के। मुंबई, दोपहर का वक्त, सनशाइन यूनिवर्सिटी। अभी बहुत सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम से निकल रहे थे एग्जाम देकर, क्योंकि आज लास्ट सेमेस्टर वालों का आखिरी एग्जाम था और हमारी क्रिया यानी किट्टू वह भी अपना आखिरी एग्जाम देकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी अपने दोस्तों के साथ। तभी किट्टू की एक दोस्त प्रिया बोलती है, चलो आखिरकार या एग्जाम टू खत्म हो आप। टैब उसकी दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ यार बहुत थका देने वाला था लेकिन मजा भी आया। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है, जिसका नाम शनाया होता है, वह रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और वो मॉडर्न थी। शनाया, क्यों ना आज हम लोग आज लास्ट एग्जाम और हमारे लास्ट सेमेस्टर खत्म होने की खुशी में पार्टी करते हैं। शनाया की यह बटेन सुनकर बाकी सब भी हमें अपना सर हिलाने लगती है। तभी किट्टू बोलती है, नहीं नहीं मेरे बाबा नहीं मानेंगे। टू प्रिया बोलती है, क्या यार किट्टू, एक दिन की हाई टू बात है और या हमारा लास्ट एग्जाम की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेली थोड़ी पार्टी करता है, हम सब प्लीज चलना। प्रिया की यह बात सुनकर सारी दोस्त बोलती है, मैं तुम्हारे पापा को माना लूंगी, एक हाई दिन की टू बात है। और अपने दोस्तों के इतने इंसिस्ट करने पर किट्टू बोलती है, ठीक है मैं बाबा से पूछकर बताऊंगी। किट्टू की है बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि किट्टू के बाबा ज्यादा किट्टू को घूम नहीं देते थे। टू सभी बोले हैं, ठीक है टू, हम शाम के 6 बजे मिलते हैं। या सब बटेन करने के बाद वह सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किट्टू अपने कैब आने का वेट कर रही थी, क्योंकि किट्टू का घर मुंबई के छोटे से इलाके में था, जबकि उसके सारे दोस्तों का घर मुंबई पॉश इलाके में था। टू किट्टू अपने कैब आने का वेट कर दिया। कुछ देर बाद उसकी क्या बात आती है और वह क्या में बैठ जाती है। मुंबई, दोपहर का वक्त, सनशाइन यूनिवर्सिटी। अभी बहुत सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम से निकल रहे थे एग्जाम देकर, क्योंकि आज लास्ट सेमेस्टर वालों का आखिरी एग्जाम था और हमारी क्रिया यानी किट्टू वह भी अपना आखिरी एग्जाम देकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी अपने दोस्तों के साथ। तभी किट्टू की एक दोस्त प्रिया बोलती है, चलो आखिरकार या एग्जाम टू खत्म हो आप। टैब उसकी दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ यार बहुत थका देने वाला था लेकिन मजा भी आया। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है, जिसका नाम शनाया होता है, वह रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और वो मॉडर्न थी। शनाया, क्यों ना आज हम लोग आज लास्ट एग्जाम और हमारे लास्ट सेमेस्टर खत्म होने की खुशी में पार्टी करते हैं। शनाया की यह बटेन सुनकर बाकी सब भी हमें अपना सर हिलाने लगती है। तभी किट्टू बोलती है, नहीं नहीं मेरे बाबा नहीं मानेंगे। टू प्रिया बोलती है, क्या यार किट्टू, एक दिन की हाई टू बात है और या हमारा लास्ट एग्जाम की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेली थोड़ी पार्टी करता है, हम सब प्लीज चलना। प्रिया की यह बात सुनकर सारी दोस्त बोलती है, मैं तुम्हारे पापा को माना लूंगी, एक हाई दिन की टू बात है। और अपने दोस्तों के इतने इंसिस्ट करने पर किट्टू बोलती है, ठीक है मैं बाबा से पूछकर बताऊंगी। किट्टू की है बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि किट्टू के बाबा ज्यादा किट्टू को घूम नहीं देते थे। टू सभी बोले हैं, ठीक है टू, हम शाम के 6 बजे मिलते हैं। या सब बटेन करने के बाद वह सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किट्टू अपने कैब आने का वेट कर रही थी, क्योंकि किट्टू का घर मुंबई के छोटे से इलाके में था, जबकि उसके सारे दोस्तों का घर मुंबई पॉश इलाके में था। टू किट्टू अपने कैब आने का वेट कर दिया। कुछ देर बाद उसकी क्या बात आती है और वह कैब में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठकर वो अपना घर एड्रेस देती है, बट टैक्सी वाला किट्टू को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उसको बहुत हाई घूर घूर के देख रहा था और किट्टू को उस टैक्सी वाले से नेगेटिव वाइब आ रही थी। तभी टैक्सी वाले ने कुछ ऐसा किया कि किट्टू शॉक होगी और बहुत ज्यादा डर गई। आखिर क्या किया होगा टैक्सी वाले ने? किट्टू को उस टैक्सी वाले से नेगेटिव वाइब क्यों ना रही थी? आगे क्या होगा किट्टू के साथ? जने के पड़ते रहे एक रात की दुल्हन। प्लीज लाइक, फॉलो करे और रेटिंग द। आपके एक रिस्पॉन्स से में मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करे और आपको स्टोरी एम के चेंजेस करवाने हेच टू कमेंट करे। ये मेरी पहली नॉवल एच, मेरे से कोई जीएलटी हो रही टू, मुझे माफ कर द फोल्डेड हैंड्स। पार्ट 2 अदिति का किडनैप होना। आप तक हमने पता कि किट्टू अपना एग्जाम देके बाहर निकालती है, तभी उसके दोस्त पार्टी का प्लान बनते हैं। पार्टी के बेमी डिस्कस करने के बाद सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। किट्टू भी अपनी टैक्सी बुक करती है और टैक्सी के आते हाई वो अपना एड्रेस टैक्सी को दिखाकर चलने के लिए बोलती है।
अब आगे किट्टू को अचानक से लगता है कि वो उसके घर के रास्ते से नहीं जा रहे हैं। तभी किट्टू टैक्सी वाले से पूछती है, भैया आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तभी टैक्सी वाला अपनी गैंडी हंसी के साथ बोलता है, मैडम आपको आपकी सही ले जा रहा हूँ। ये सुनकर किट्टू डर जाती है और टैक्सी को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी किट्टू को लगता है कि वो बेहोश हो रही है और वो कुछ देर में बेहोश हो जाती है क्योंकि टैक्सी वाले ने किट्टू को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद एक सुनसान इलाके में खंडहर जैसी जगह पर एक टैक्सी रुकती है और उस टैक्सी का ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलता है और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर एक आदमी किट्टू को उस बेसमेंट में ले जाने लगता है। वो आदमी और कोई नहीं वही टैक्सी वाला होता है जिसने किट्टू को किडनैप किया था। उसने किट्टू को एक चेयर पर रासियन से बंद दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद किट्टू को अचानक से कुछ लोगों की हंसने और बातचीत करने की आवाज़ आने लगती है। तभी किट्टू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। तभी वह देखती है कि उसके सामने 4 इंसान हैं जो कुछ बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ कुछ शराब की बोतलें भी है और जब किट्टू अपने आसपास देखती है और इतनी सुनसान और इतनी खंडनुमा जगह देखकर वह डर जाती है। तभी वह जोर जोर से रोने लगती है। किट्टू की रोने की आवाज़ सुनकर वह चारों इंसान किट्टू को अपनी हवास भरी नजरन से देखने लगते हैं। तभी अनमन से एक आदमी जो और कोई नहीं वही टैक्सी ड्राइवर होता है जिसने किट्टू को किडनैप किया था, उसका नाम रवि होता है और उसके 3 दोस्त का नाम विशाल, रोहित और अभिषेक होता। तभी रवि अपनी हवास भरी आवाज में बोलता है, आज तुम अभी क्यों रो रही हो, तुम्हें टू हम लोग रूलेंज। वह भी रात भर इतना काकर रवि और उसके दोस्त हंसने लगते हैं और इन लोगों को देखकर पहले से डरी हुई किट्टू इनकी बेटाइन सुनकर और डरने लगती है। डर के मारे उसके हाथ पैर कपने लगते हैं। तभी उससे अपने पापा का ख्याल आता है। फ्लैशबैक। इस वक्त किट्टू 15 साल की थी। वो अपनी गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। तभी उसके पापा उसको बुलेट हुए कहते हैं, किट्टू बेटा आप कितनी देर खेलोगी, पढ़ना नहीं है। तभी किट्टू अपनी चकती हुई आवाज में बोलती है, आ रही हूँ पापा, बेस 2 मिनट्स में जीतने हाई वाली हूँ। इतना कहकर वो खेलने लगती है। क्रिकेट खेलने के बाद वो जब घर आ रही थी तभी उससे 2 लड़के दिखते हैं जो किट्टू से 5 to 6 साल बड़े थे। वो किट्टू को अजीब नजरन से देख रहे थे। ये बात किट्टू और उसके पापा नोटिस कर लेते, लेकिन किट्टू इस बात को ब्लैकफेमी सोचकर छोड़ देती है। लेकिन जब वो अपने घर में आती है तभी उसके पापा कृष्णा मर्टी जी किट्टू को समझाते हुए कहते हैं, किट्टू बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके बारे में गलत गलत सोचते हैं, लेकिन आपकी इन लोगों को पहचान कर उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। और अब तुम बड़ी हो रही हो, टू सबकी नजरें तुम पर होंगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा चौकना हो जाना चाहिए। किट्टू ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन वो अपना सरहामी हिला देती है। तभी उसके पापा बोलते हैं, बाहर से खेलकर अभी आई हो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। इतना कहकर कृष्णा जी वहां से चल जाते हैं और किट्टू भी फ्रेश होने चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा किट्टू से बात करके अपने कमरे में आते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी किट्टू की मां नाव्यमर्टी कमरे में आती है, जो किट्टू और कृष्णा की जी थोड़ी देर पहले वाले बातचीत सुनकर कमरे में उनसे पूछने आई थी कि उन्होंने किट्टू को आज से पहले ऐसा कुछ नहीं बोला, टू आज क्यों बोल रहे हैं। नाव्य जी कृष्णा जी से बोलती है, क्या हुआ है आपको, आपने आज से पहले किट्टू से ऐसी बातें नहीं की, लेकिन आज क्यों। टू किट्टू के पापा अपनी गंभीर आवाज में बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं एक बाप होते हुए उससे ये बात की, लेकिन आज जो 2 लड़के किट्टू को अस नजर से देख रहे थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप किट्टू बड़ी हो गई है, उससे ये सब समझाना पड़ेगा। दरअसल वो दोनों लड़के में से एक लड़का किट्टू जिस सोसाइटी में रहती है, उस सोसाइटी में जो सिक्योरिटी है सोसाइटी है, उसका बेटा है, और दूसरा लड़का एक पुलिस वाले का बेटा है। कृष्णा जी पुलिस और इंसाफ से दूर रहना चाहते हैं। वो शांति से अपनी और अपने बच्चों की लाइफ बटेट हुए देखने चाहते है, इसलिए उन्होंने किट्टू को समझने का सोचा। मैंने आपको पहले हाई बता दिया था कि किट्टू की फैमिली में उसके पिताजी सबसे पुरानी सोच रखने वाले हैं और इसलिए वो इन सब से दूर हाई रहना चाहते हैं। कृष्णा जी की इन बातों को सुनकर अब नाव्यमर्टी भी किट्टू को लड़की और उनके दायरे समझाने लगती है और किट्टू को बुरी नज़र ये सब के बेर में भी बताती है। लेकिन हमारी किट्टू जो बदमाश है वो डेली किसी ना किसी से पंगा ले लेती है। इन सब बातों का पता कृष्णा और निशा जी को नहीं पता रहता है, इसलिए किट्टू और शैतानी करती है। फ्लैशबैक एंड पार्ट 3। पहली मुलाकात। किट्टू इतना सोख रोने लगती है और सबको बोलती है, प्लीज मुझे जाने दूं, मैंने आपका क्या बिगड़ा है, मुझे जाने दूं, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। तभी रवि बोलता है, अरे जाने मन, तुम हमसे दूर जाने की बेटाइन क्यों कर रही हो, हम तो चाहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैजे लो। इतना कहकर रवि किट्टू को चुने हाई वाला होता है। वेज हाई उसके हाथों में एक गोली आके लगती है और रवि का पूरा हाथ खून से रंग जाता है। ये देखकर किट्टू जिस तरफ से गोली आई थी उधर देखने लगती है। तभी उससे दिखता है कि कुछ लोग काले कपड़े में आ रहे हैं और इस बेसमेंट को चारों तरफ से घेर रहे हैं। दिखने से वो लोग किसी से ट्रेन्ड बॉडीगार्ड लग रहे थे। उन गार्ड्स को देखकर किट्टू के मैन में थोड़ी सी अमर जगती है कि आप शायद बच जाएगी। तभी किट्टू देखती है अन गार्ड्स के बिक में एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी का इंसान जिसने ब्लैक 3-piece सूट पहना होता है और उसके पीछे उसी के उम्र का इंसान जो शायद उसका असिस्टेंट था। वह अपने भरी भरी कदमों से किट्टू के तरफ आने लगते हैं। किट्टू जो अभी बहुत हाई मासूम लग रही थी, वो ब्लैक 3-piece सूट वाला इंसान किट्टू को देखकर मदहोश होने लगता है और किट्टू का अपने आप पर ऐसे प्रभाव होते हुए उससे अपने से ज्यादा किट्टू पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि किट्टू उससे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जबकि हालत बिल्कुल उलट। किट्टू को अभी अपने आप को थोड़ा सेफ फील कर रही सामने वाले इंसान की ऐसी नज़र देखकर घबराने लगती है।
तभी वो इंसान अपने गार्ड्स को इशारा करता और वो गार्ड्स रवि और उसके दोस्तों को कहीं ले जाने लगते हैं। ये देखकर किट्टू के मन में बहुत सवाल आ रहे थे, लेकिन वह बेड में सोने का सोचकर वो बटेन इग्नोर करती है और यूएन गार्ड्स को बोलती है, भैया प्लीज मुझे भी यहाँ से आज़ाद कर दीजिए, मैं भी यहाँ पर फैंसी हुई हो, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, प्लीज प्लीज मुझे अपने घर पर जाना और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। किट्टू कितनी सारी बटेन सुनकर गार्ड्स अपने बॉस को देखने लगते हैं, जो और कोई नहीं हमारे विरंशु होते हैं। तभी विरंशु अपने गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स किट्टू की रस्सियां खोलने लगते हैं, लेकिन वह इस बात का ध्यान रख रहे थे कि वह किट्टू को गलती से भी छू न देने। हाई टू उनका या जल्लाद बॉस उन्हें नहीं छोड़ेगा। रासियन से आज़ाद होते हुए किट्टू खुशी के मारे नाचने लगती है। यूज इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी हरकतें करके किसी को सेड्यूस कर रही है। किट्टू की ऐसी बचकानी हरकतें देखकर गार्ड अपने से झुका लेते हैं, क्योंकि उनके बॉस उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। तभी विरंशु का असिस्टेंट कम दोस्त जिसका नाम हेमंत होता है, वह किट्टू को बोलता है, माम प्लीज बिहेव। हेमंत की यह बटेन सुनकर किट्टू को दादा होता है कि वह अभी क्या कर रही थी। फिर वह अपने आप को देखती है जो रेड कलर के अनारकली सूट में बाला की कायमत लग रही थी, ऊपर से वह बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे, लेकिन अभी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और रोने के निशान उसके चेहरे पर दिख रहे थे और कुर्ती भी अस्त व्यस्त हालत में थी, लेकिन इन सब के बावजूद किट्टू बाला की खूबसूरत लग रही थी। तभी विरंशु हेमंत को इशारा करते हैं और अपने रॉयल रॉयस की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे उसके कुछ गैड साथ जा रहे थे। तभी हेमंत बोलता है, मैम प्लीज आप अभी हमारे साथ चलिए। टू बोलती है, कहाँ पर ले जा रहे हो? मुझे अपने घर जाना है, प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। तभी हेमंत शांति से जवाब देता है, मैम आपके सभी सवालों के जवाब हम बाद में देंगे, पहले आप हमारे साथ चलिए। किट्टू भी ज्यादा ना सोक्ट हुए हेमंत के साथ चलने लगती है। टैब वह देखती है कि एक लंबी कटर में ब्लैक कार जिसके बिक में एक रोल्स रॉयस है, उसमें विरंशु बैठा हुआ है। तभी विरंशु अपने ड्राइवर और हेमंत को कुछ इशारा करता है और वह वहां से चल जाता है। तभी हेमंत भी किट्टू को वहीं पर खड़ी एक BMW में बैठा देता है और गार्ड्स को इशारा करके के दूसरी का में बैठ जाता है। अब आगे क्या होगा? विरंशु किट्टू को बैठने वहां क्यों गया था? क्या इसके पीछे कुछ साजिश है या फिर कुछ और? क्या किट्टू जान पेगी अपने आने वाले खटके बेअमी? पार्ट 4। अब तक हमने पता कि किट्टू को बचेन के लिए विरंशु आता है और बिना उससे एक शब्द का है वहां से चल जाता है और उसके पीछे किट्टू भी कार में बैठकर उसके साथ जाने लगती है। अब आगे कुछ देर बाद मुंबई के एक पॉश इलाके में विरांश और किट्टू की कराटे है और विरंजू अपने लंबे लंबे भरी कदमों से यूज मैंशन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किट्टू जो अभी सदमे में थी इतने बड़े मैंशन को देखकर, तभी उसके गाड़ी का दरवाजा हेमंत खोलता है और किट्टू को बाहर आने को बोलता है। किट्टू बाहर आकर देखी है टू वो मैंशन को ग्रे ब्लैक थीम में था, उसके सामने बहुत सारे काले कपड़ों में गार्ड्स इस मैंशन के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। इस मैंशन का नेम ब्लैक विला था, उसके सामने बहुत बड़ा गार्डन था। तभी हेमंत किट्टू के ख्याल छोड़कर जो अभी इस मैंशन को निहार रही थी बोलता है, मैम आप अंदर चाहिए, आपको सुनने बुलाया है। किट्टू हमें अपना सर हिलाकर मैंशन के अंदर जाने लगती है। इस मैंशन को निहरेट हुए किट्टू की ऐसी बचकानी हरकत देखकर सारे गार्ड्स और हेमंत के फेस पे एक मुस्कान आ जाती है। अब आगे जब किट्टू मैंशन के अंदर जाती है तभी उससे एक औरत जिसकी उम्र कुछ 45 की होगी वो किट्टू को नारंगी और गस से बोलती, बाबा ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है, तू चलो मेरे साथ। तभी किट्टू बोलती है, बाबा? कौन बाबा? तभी वो मेड बोलती है, हमारे बाबा, यानी जिसने आपको बचाया था। इतना कहकर वो औरत जो किसी की केयरटेकर लग रही थी वो किट्टू को अपने रुखे अंदाज में हाई बोलती है, ए लड़की चुपचाप चलो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियन को एक से जानती हुआ केयरटेकर जिसका नाम शांति होता है वो किट्टू को विरांशु के कमरे में ले जाने लगती है। शांति की ऐसी रुखी बातों को सुनकर किट्टू को अच्छा नहीं लगता है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले उसके साथ इतना रूड बिहेव किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और शांति के साथ चुपचाप चलने लगती है। विरांशु के रूम के बाहर आकर शांति जी बोलती है, ये रहा बाबा का रूम, अब इससे आगे भी नहीं जा सकती। इतना कहकर वो वहां से चल जाती है। तभी किट्टू डरते डरते कमरे का दरवाजा खोलती है। तभी उसके कानों में एक भरी और रुखी आवाज आती है, क्या तुम्हें किसी का कमरा नॉक करने की तमीज नहीं है, या फिर तुम्हारी परवरिश है ऐसी है कि किसी की जिंदगी में ऐसे ही जबरदस्ती घुन जाती हो? विरांशु के ऐसी टिकी बेटाइन सुनकर किट्टू को जो पहले रोना आ रहा था वो और बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर कहती है, देखिए सर, आपको कोई भी हाई मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपने मेरी जिंदगी बचाई थी, इसलिए मैं आपके साथ आपके इस घटिया और सूरत मैंशन में आ गई, नहीं तो किट्टू किसी के भी कहने पर इतनी आसानी ने नहीं कही जाती है। और रवि बाथरूम नॉक करने की आपके जो इस खंडहर में जो भी लोग हैं उनकी बेटाइन और उनकी नजरों ने मुझे नर्वस कर दिया था। मैं डरी हुई थी, नहीं टू मैं ऐसा नहीं करती हूँ और आप मेरे परिवार के बेयर में कुछ नहीं जानते हैं। टू मत बोलिए, मैं अपनी फैमिली के बेयर में एक शब्द नहीं सुनूंगी। इतना कहते कहते किट्टू की सांस फूलने लगती है और वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। वही दूसरी तरफ किट्टू की ऐसी बटेज में भरी बेटाइन सुनकर विरांशु को भी गुस्सा आ जाता है और वो किट्टू के करीब आकर आपकी ठुडी पकड़कर अपने डांट
पीस्ट हुए कहता है अपनी जबान संभाल कर बोलो नहीं टू इसको निकल मी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और रही बात तुम्हारी फैमिली की टू मैं इतना फ्री नहीं बैठा हुआ हूँ कि तुम्हारी अजदू कौरी की फैमिली के बेअमी जनाने जाऊंगा और हाँ मुझे बस तुमसे काम है तुम्हारी फैमिली से नहीं टू मैं फालतू का अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। विरांशु के ऐसे करीब आ जाने से किट्टू की धड़कानें बढ़ जाती है और उसके गस्मी ऐसे बोलने पर किट्टू को गुस्सा और दर्द दोनों आ रहा था, लेकिन वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलती है आपको क्या काम है मुझसे, मैं टू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे घर में मेरे बाबा और मेरी माँ को मेरी चिंता हो रही होगी। तभी विरांशु कहता है तुम्हें घर जाना है ना, ठीक है लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी किट्टू अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है कि काम कौन सा काम है आपको मुझसे। तभी विरांशु किट्टू से दूर होकर अपने सोफे पर आराम से बैठकर बोलता है तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। इतना कहकर वो अपना वो सामने रखे टेबल से पेपर उठाकर किट्टू की तरफ बढ़ाता है। किट्टू जो अभी सदमे में थी विरांशु की ऐसी बेटाइन सुनकर और देखकर वो अपने कपटे हुए हाथ से वो पेपर्स लेती है और पढ़ने लगती है। तभी वो उस पेपर को विरांशु के सामने फेंकते हुए कहती है ये क्या बकवास है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं करूंगी, आखिर क्या होगा आगे, क्या था उस पेपर में जो किट्टू शॉक हो गई। आखिर विरांशु किस चीज का बदला ले रहा है किट्टू से। विरांशु और किट्टू की एक दिन की शादी। अब तक हमने पता कि विरांशु किट्टू को शादी के लिए प्रपोज करता है, फिर उसके सामने एक पेपर देके साइन करने को बोलता है, लेकिन किट्टू जैसे वह पेपर देती है वह यूज फेंक देती है। अब आगे किट्टू विरांशु से बोलती है या क्या बकवास है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो वह भी एक रात की, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रही हूँ कि मैं किसी से भी कैसे भी शादी कर लूँ बस इसलिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। तभी विरांशु स्मर्क के साथ बोलता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब तुम मेरे कैडमी हो जब तक मैं ना चाहूँ तब तक, इसलिए मैं शांति से कह रहा हूँ ये पेपर साइन कर दो। विरांशु की ऐसी धमकी भरी बेटाइन सुनकर किट्टू अपने मन में सोचती है ये मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा होता मैं यहाँ आती हाई नहीं। वही दूसरी तरफ किट्टू का घर मर्टी निवास। किट्टू के पापा बार बार किट्टू को फोन कर रहे थे लेकिन किट्टू का फोन रवि ने फेंक दिया था। तभी किट्टू की माँ बोलती है पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, शाम होने को आई है और उसका एग्जाम कब का खत्म हो गया है लेकिन वो अभी तक नहीं आई, अगर उससे कुछ काम होता तो हमें बता कर जाती, आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी कृष्णा मर्टी जी कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी सारी दोस्त को मैंने कॉल किया टू सबने बोला कि वो कब का कैब बुक करके चली गई लेकिन वो यहाँ अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई होगी। तभी किट्टू की माँ अपनी चिंता भरी आवाज में बोलती है कहीं उससे कुछ हो टू नहीं गया होगा ना, इतना कहकर वो रोने लगती है। तभी कृष्णा जी कहते हैं तुम चिंता मत करो हम अभी पुलिस के पास जाते हैं। तभी किट्टू की माँ अपने अंशु पहुंच कर बोलती हाँ चलिए और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। वही दूसरी तरफ मुंबई सिटी हॉस्पिटल काल्पनिक नाम हॉस्पिटल के एक विपफ्लो के एक वार्ड में एक लड़की जो करीब किट्टू की हाई उम्र की थी वो दर्जनों मशीन से घिरी हुई थी, उसके आसपास बहुत सारे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। देखने से लग रहा था कि उसका अभी किसी चीज का ऑपरेशन हुआ हो और अभी डॉक्टर उसकी हालत देख रहे हो सही है कि नहीं, और वो डॉक्टर्स बहुत हाई डरे हुए थे जैसे वो अगर एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो उनकी जान खत्म ही हो। अनमन से एक डॉक्टर जो सभी डॉक्टर से सीनियर लग रहा था इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है उनकी हालत में थोड़ा सा सुधर आया है लेकिन हमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी, हो सकता है या जब होश में आए टू पैनिक करने लगे। तभी दूसरा डॉक्टर डरते हुए कहता है टू बॉस क्या हमें इनकी हालत के बारे में बॉस को बता देना चाहिए। यूज डॉक्टर की ऐसी बटेन सुनकर सारे डॉक्टर डर जाते हैं लेकिन वह सीनियर डॉक्टर यूज डॉक्टर को डांटेट हुए कहता है क्या तुम्हें अपने साथ साथ हमें मरने का शौक है जो तुम मुझे यूज डेविल से बातें करने को बोल रहे हो। तभी अनमन से एक डॉक्टर बोलता टू डॉक्टर अगर हम बॉस को इनकी हालत के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें बहुत ऐसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह सीनियर डॉक्टर बोलता है बॉस से हमें अब एक हाई इंसान बचा सकता है। यू सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। वही दूसरी तरफ ब्लैक मेंशन विरांशु का रूम किट्टू अभी भी डरी हुई थी। तभी वह डरते हुए बोलती है प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगड़ा है, मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं तो आपसे आज हाई मिली हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे, आप मुझे जैसी लड़की समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। इतना कहते किट्टू अपने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगती है। किट्टू की पहली बटेन सुनकर विरांशु की आंखों में जो अभी कठोर भाव वह थोड़े नरम पैट जाते हैं और उसकी आंखों में एक प्यारी सी लड़की की हंसते हुए कई सारी यादें विरांशु के दिमाग में घूम लगती हैं। लेकिन किट्टू की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले नरम पड़ी थी वह फंसे कठोर हो जाती हैं और अनमन गुस्सा देखने लगता है। तभी वह किट्टू के पास आते हुए अपने डैंट किटकिटेट हुए बोलता है नो बेबी तुम अभी इतनी आसानी से रो नहीं सकती हो, तुम्हें टू मैं ऐसे दर्द दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी, और हाँ मैं यह शो करूंगा अपने आप को इस दुनिया में आने के लिए कोसोगी, तुम ना ही ठीक से जी पाओगी ना मर पाओगी, तुम जो मेरे सामने भोली भली लड़की बनने का नाटक कर रही हो वह मेरे ऊपर कम नहीं करेगा क्योंकि मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी इस भोली भली शक्ल देखकर पिघल जाऊं। सिंघानिया नाम है मेरा, मेरा जब मैन करे टैब मैं तुम्हारी दुनिया एक पैल में
मैं खत्म कर सकता हूँ। और रही बात तुमने मेरा क्या बिगड़ा है टू, तुमने मेरी सबसे अजीज चीज छीन की कोशिश की है विरंशु की, जो अपने हर एक छोटे से छोटे सामान के लिए पॉसेसिव है, और तुमने मेरी सबसे अजीज छीन की कोशिश की है टू। मैं तुम्हारी सबसे अजीज चीज जो तुम्हारा आत्मसम्मान है वह मैं तुमसे छीन लूंगा, तुम्हें मैं इस कदर तक तोड़ दूंगा कि तुम अपने आप को शीशे में नहीं देख पाओगी। विरंशु की ऐसी धमकी भरी बटेन और उसका यह कहना कि उसने विरंशु की सबसे अजीज की छीनी है, यह बात यूज कंफ्यूज कर जाता है। तभी किट्टू डरते हुए कहती है, मैंने आपकी कौन सी चीज ऊंचाई की कोशिश की है, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखिए आपको गलतफहमी होगी, हम शांति से बात करते हैं बैठ के, हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। किट्टू की ऐसी बटेन सुनकर लगता है कि किट्टू उसकी इंसल्ट कर रही है। तभी वह अपने पॉकेट से गन निकालता है और किट्टू के ऊपर पॉइंट कर देता है और यूज धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने डन और तुम्हारे फैमिली वालों को भी कुछ ना करो टू, चुपचाप या पेपर साइन कर दूं, नहीं टू तुम सोच भी नहीं सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। विरंशु को अपने ऊपर गन पॉइंट करते हुए देखकर किट्टू की जान हलक में सूख जाती है और वह यह चाहती है कि वह यहाँ से जल्दी चल जाए। वह यह सोच रही थी, काश अपना होता और मैं कम नींद से जागूं, लेकिन किट्टू डरते डरते हुए कहती है, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपने बदले की आग में इस कदर आगे बढ़ जाओ कि पछताने का कोई मौका ना माइल। तभी विरांशु बोलता है, विरांशु सिंघानिया नाम है मेरा, मैंने बचपन से सारे काम परफेक्ट किए हैं और मेरे से गलती कभी हो ही नहीं सकती। तभी विरांशु गन को सीलिंग की तरफ चला देता है और फिर से किट्टू के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, चुपचाप साइन करो, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी डुकौरी की लड़की से शादी करूँ, लेकिन मेरे सेंस को बीच में आ जाते हैं। मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारे इस गलती के लिए मौत भी दे देता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिंदा रहते हुए मरना किस कहते हैं। अब चुपचाप से साइन करो। विरांशु को गन चलेट हुए और इस तरीके से बात करते हुए किट्टू बहुत जेडर आ जाती है और विरांशु से अपनी हकलती हुई आवाज में कहती है कि डॉट क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ शादी करके। तभी विरांशु स्मर्क के साथ बोलता है, वही जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। तभी विरांशु उससे बोलता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम पर वेस्ट थ्रू, जल्दी करो। इतना कहकर वो फिर से सीलिंग की तरफ गोली चला देती है। ये देखकर डरी हुई किट्टू और डर जाती है और उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो डरते डरते वो उन पेपर्स को साइन करती है और उन पेपर्स को विरांशु की तरफ पेपर्स को बढ़ा देती है। विरांशु किट्टू के हाथों से पेपर्स लेते हुए कहता है, गुड गर्ल, अगर यही तुम पहले कर देती तो मुझे इतना हंगामा नहीं करना पड़ता और मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होता। विरांशु की यह बटेन सुनकर किट्टू कुछ नहीं बोलती है और अपना सर झुकाकर रोने लगती है। रोते रोते अपने घुटने पर बैठकर अपने घुटनों को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। किट्टू को रोता देखकर मेरा विरांशु को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह अपने बदले की आग में इतना आगे बढ़ चुका होता है कि उसको किट्टू की मासूमियत और रोना नहीं दिखाई देता और वो पेपर्स को टेबल पर रखकर टेबल से पेन उठाकर खुद सेंड करने लगता है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जो सिर्फ एक रात की शादी का था। साइन करते हुए विरांशु को कुछ याद आने लगता है। फ्लैशबैक 15 दिन पहले विरांशु अपने गार्डन में अपने क्लाइंट के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था। तभी विरांशु के पीछे से एक प्यारी सी लड़की आती है और जो विरांशु को गले लगाते हुए कहती है, भैया जानते हो आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। तभी विरांशु मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा मेरे बेटे को मजा आया, वैसे कैसा रहा आज का तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन। इतना कहकर वह यूएन क्लाइंट्स को इशारा करता है जो भी सदमे में विरांशु को हंसते हुए देखकर और किसी लड़की से प्यार से बात करते हुए, क्योंकि विरांशु जदाटर हम मुस्कुराता नहीं था। विरांशु का इशारा देकर क्लाइंट समझ जाते हैं कि विरांशु से जाने के लिए कह रहा है तो वह चुपचाप निकल जाता है क्योंकि उन्हें डेविल से पंगा नहीं लेना था। तभी यूज लड़की की आवाज आती है जिसने विरांशु को गले लगाकर भैया बोला था। वह बोलती है, आज आपको पता है मेरी एक फ्रेंड बनी, वह जानते हो बहुत अच्छी थी, उससे मेरे बेर में कुछ नहीं पता था। यूज लगता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन फिर वो एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दी जैसा आप और मम्मा करते हो। यूज देखकर मुझे अपना सा फीलिंग आता है, आपको पता है वह बहुत प्यारी है और बहुत क्यूट भी, आप ना उससे शादी कर लो। यूज लड़की की ऐसी बचपन है भरी बटेन सुनकर मेरा जॉन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तू आपने मेरा शादी का भी सोच लिया है, आज हाय आप उनसे मिली और आज हाय आपने उनसे मेरी शादी करवाने का फैसला भी कर लिया, ऐसा तो आप पहले नहीं किया करती थी। तभी वह लड़की कहती है, वह दिखावा नहीं करती है और बहुत क्यूट है और मेरी तरह बहुत प्यारी है और मैं चाहती हूँ कि आप उनसे शादी करो और आप डॉनन की शादी को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी विरांशु मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक हाई पैल आप डॉनन बड़े टू हो जाओ फिर आगे देखा जाएगा। तभी वह लड़की बोलती है, आपको पता है मैंने आप डॉनन को बैकन का नाम भी सोच लिया है और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की लिस्ट भी बना ली है। आप डॉनन की शादी में मुझे क्या क्या पहनाना है, प्लीज भैया आप शादी कर लो ना उनसे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यूज लड़की की ऐसी बटेन सुनकर विरांशु के फेस पर स्माइल जाती है और वह बोलता है, तू कब मिला रही हैं आप अपने दोस्त से मुझे। तभी वह लड़की कहती है, कुछ दिन बाद लास्ट सेमेस्टर वालों की फेयरवेल पार्टी है, तू आप आना वहां पर, वैसे भी वह कॉलेज हमारा है, तू आपको टू वीआईपी गेस्ट में इन्विटेशन टू मिलेगा, हाय आप आना वहां पर और मैं आप डॉनन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इतना कहकर वह नाचने लगती है क्योंकि यूज लड़की को लग रहा था कि विरांशु सच है उसकी दोस्त से शादी कर लेगा। फ्लैशबैक एंड
विरंज में सब सोच के राधा टैब उसके कानों में किट्टू की रोने की आवाज आती है जो कब से रोए जा रही थी। तभी रांची का फोन रिंग करता है। तभी विरंशु अपना फोन देखता है, फिर कुछ सेकंड बाद सोचकर अपना फोन उठाता है और सिर्फ एक शब्द देता है, हम। कभी सामने वाला कुछ कहता है। सामने वाले की आवाज सुनकर फॉर आंसर थोड़ा चिंता में आ जाता है और वह बोलता है आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। इतना कहकर वह फोन कट देता है और अपने रूम से तेजी से निकलने लगता है। कमरे के बाहर पैंग ठाई अपनी केयरटेकर शांति से कुछ इशारा करता है और शांति अपना सर हमें हिलाती है। दरअसल शांति विरंशु को बचपन से देखभाल करती है क्योंकि विरंशु की दादी ने शांति को विरांशु के लिए हायर किया था और टैब से हाई शांति अपने से ज्यादा विरंशु की देखभाल करती है। कुछ देर बाद विरांशु की रॉयल रॉय सिटी हॉस्पिटल के सामने रुकती है जो और कोई नहीं विरंशु का हाई था। विरंशु हॉस्पिटल के अंदर अपने लंबे लंबे कदमों से जाने लगता है। विरांशु को वहां देखकर सारे हॉस्पिटल के स्टाफ अपना सर झुका लेते हैं और विरंशु के पीछे हेमंत भी था जो कुछ चिंता में लग रहा था। कुछ देर बाद लिफ्ट हॉस्पिटल के वीआईपी फ्लोर पर आकर रुकती है और लिफ्ट में विरांशु निकालता है और एक डॉक्टर के कैबिन में जाने लगता है। डॉक्टर केविन का दरवाजा खुला। अंशु अपने लंबे लंबे करने के डॉक्टर के सामने वाले सर पर बैठ जाता है। डॉक्टर जो गरीब था वह अचानक से विरंशु को अपने कैबिन में आते देखकर डर जाता है और वह अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है सर आप यहाँ टू। विरांशु अपने रूड वॉइस में बोलता है हाँ मैं टू। क्या मैं अपने हाई हॉस्पिटल में आने के लिए तुमसे परमिशन लूँ? विरंशु को ऐसे बोले हुए देखकर वह डॉक्टर डर जाता है। अभी प्रिंशु बोलता है कैसी है वो? तभी वो डॉक्टर बोलता है कबीर सर अभी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी उनकी हालत स्टेबल है। तभी विरंशु बोलता है यूज कब तक होश जाएगा? तभी वह डॉक्टर बोलता है सर कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर उनको कल तक होश गया टू वह ठीक है, नहीं टू कल तक उन्हें अगर होश नहीं आया टू वह कोमल में भी जा सकती हैं। डॉक्टर की ऐसी बेटाइन सुनकर विरंशु को गुस्सा आ जाता है और वह सामने टेबल पर रखे हुए सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है और वह गस से गराजते हुए डॉक्टर को बोलता है क्या मैंने तुम्हें इन सभी चीजों के लिए पैसा देता हूं? अगर यूज कल तक होश नहीं आया टैब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। और इतना कहकर वह गस से चल जाता है और वह डॉक्टर और हेमंत जो बहुत डरे हुए थी उसके जाते हाई उनकी सांस में सांस आती है। डॉक्टर के कैबिन से निकलने के बाद विरंशु एक वीआईपी रूम में जाता है जहां पर एक लड़की बेड पर सोई हुई थी और उसके चारों तरफ मचीनन घिरी हुई थी। यूज लड़की को देखकर विरांशु के दिमाग में कुछ ख्याल आने लगते हैं। फ्लैशबैक टू दिन पहले विरंशु अपनी मीटिंग में बिजी था, तभी उससे शांति का कॉल आता है और वह यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि शांति इस वक्त यूज कॉल नहीं करती थी, लेकिन वह कुछ सोचकर वह कॉल भी कर लेता है। यह देखकर मीटिंग में जितने भी लोग सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले विरंशु ने मीटिंग के बीच में कॉल ना उठाया था, ना किसी को उठाने दिया था। अगर किसी का कॉल आता तो वह सीधा मीटिंग के बाहर होता था। तभी विरंशु फोन उठाकर कुछ नहीं बोलता है। तभी सामने से शांति आंटी की घबरे सी आवाज आती है फॉर विरंशु बाबा वो बिटिया को कुछ हो गया है, वह कब से अपने बाथरूम में लगभग आधा घंटा होने को है और मैं उनका दरवाजा नौकरियन टू कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज जाइए। तभी वे रंजू बोलता है कि आप डर हाई नहीं मैं आता हूँ और इतना कहकर वह फोन कट कर देता है और हेमंत को कुछ इशारा करता है और मीटिंग सही चला जाता है बिना कुछ बोले। तभी हेमंत बताता है कि बॉस को एक अर्जेंट काम आ गया है या मीटिंग अगले हाफ्ट होगी। अब यह सुनकर सारे मीटिंग्स में जितने भी लोग वह शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहले टू का फोन उठाना और ऊपर से मीटिंग कैंसिल करना, इससे पहले विरंशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन बोलो कभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें डबल से पंगा लेने का कोई शौक नहीं है। कुछ देर बाद विरंशु की कर एक मेंशन में आकर रुकती है। वह मेंशन बहुत खूबसूरत था, व्हाइट मार्बल से सजा हुआ मेंशन और उसके चारों तरफ बहुत सारे फूल यूज मेंशन को चार चांद लगा रहे थे। यूज मेंशन का नाम स्वर्ग विला था। तभी विरंशु अपने लंबे लंबे कदमी भरते हुए विले के अंदर जाने लगता है। विले के बाहर और अंदर चारों तरफ बॉडीगार्ड गिरे थे। जैसे जैसे विरंशु आगे भरा था वैसे वैसे सभी गार्ड्स अपना सर झुका रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज उन गार्ड्स के चेहरे पर बहुत डर दिख रहा था। विरंशु सभी को इग्नोर करके विले के अंदर चल जाता है और जैसी हाई अंदर जाता वो शॉक हो जाता है, उसके पैर वही जाम जाते हैं। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर क्या देख लिया विरंशु ने जो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। क्या हुआ आगे, कैसे बचेगी किट्टू? विरंशु की जल से जनाने के लिए बने रहे मरे साथ दिलुलू वर्ल्ड में पार्ट 6 ए फ्लैट तक हमने पता। विरंशु को शांति आंटी का कॉल आता है और विरंशु हैदराबाद आते हुए अपने मीटिंग रूम से निकालता है विले के लिए और जैसे वह विले के अंदर जाता वह शॉक हो जाता है। अब आगे अंदर आता है वैसे वह देखता कि शांति एक जगह देखकर हो रही है। विरंशु उनकी आंखों का पीछा करता है। टू देखता है एक लड़की के हाथों से लगटा खून आ रहा है। देखने से यह लग रहा था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। यह मंजर देखकर वह बहुत डर जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी के पीछे उसका असिस्टेंट हेमंत था, वह भी देखकर पूरा शॉक हो जाता है, लेकिन वह जल्दी एक्शन में आते हुए गार्ड्स को बोलता है खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, श्रुति बैकन को हॉस्पिटल लेकर चलो। तभी वह डरे हुए दवा हरकत में आते हुए
श्रुति को उठाने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले विरंशु श्रुति को उठाकर अपने लंबे कदमों से अपने गाड़ी में बैठकर पानी करते हुए ड्राइवर से कहता है जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहले टू। विरंशु कैसे आते हुए देख के और उसके साथ श्रुति को इस हालत में देखकर ड्राइवर भी सदमे में आ जाता है, लेकिन वह हरकत करते हुए तेजी से गाड़ी दौड़ाने लगता है। उसके पीछे हेमंत और बाकी को गार्ड्स की गडियान भी जा रहे। द ड्राइवर 30 मिनट का रास्ता 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया और जैसे हाई गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आई वेज हाई विरंशु अपने लंबे कदमे भर के श्रुति को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है और डॉक्टर ऑन से चिलेट हुए कहते हैं अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं ना तुमको छोड़ूंगा ना इस हॉस्पिटल को। विरंशु के ऐसे धमकी बड़ी बात सुनकर डॉक्टर्स डर जाते हैं और जल्दी से श्रुति को लेकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और एक सीनियर डॉक्टर बाहर निकलकर डरते हुए बोलता है बॉस मैम का ज्यादा ब्लड निकल गया है, हमें अर्जेंट ब्लड चाहिए। और जब हम ऑपरेशन कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मैम अब जीना ही नहीं चाहती है, वह जीने की आज छोड़ चुकी है। वह बार बार किसी का नाम ले रहे थे। डॉक्टर के ऐसी बातें सुनकर विरंशु को गुस्सा टू आ रहा था, लेकिन वह अपना गुस्सा डिबेट हुए हेमंत को जो पास में खड़ा था वह उसको इशारा करता है। विरंशु का इशारा समझते हैं हेमंत भी ब्लड बैंक से ब्लड लेने चल जाता है। श्रुति के लिए कुछ देर बाद ब्लड का इंतजाम हो जाता है और विरंशु ऑडियो उनके बाहर हाई खड़ा रहा है। तभी वह हेमंत को बोलता है पता करो या सब किसने किया है। तभी हेमंत बोलता है जी बॉस। तभी विरंशु गस से बोलता है मुझे आधे घंटे में यूज इंसान के बेयर में बैठो जिसने यह सब करवाया, सिर्फ आधा घंटा तुम्हारे पास इतना काकर वह टी रूम को एक तक देखने लगता है। कुछ देर बाद और रूम का दरवाजा खुलता है और एक सीनियर डॉक्टर विरंशु से डरते हुए बोलता है बॉस मैम की हालत में अभी सुधर है, वह भी ठीक है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर विरंशु गस से एक डॉक्टर का कॉलर और पकड़ के बोलता है यूज कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। इतना क्या कर वह वहां से चला जाता है। विरंशु की ऐसी धमकी हुई बटेन सुनकर सारे डॉक्टर्स डर जाते हैं और फंसे और रूम में जाकर श्रुति का चेकअप करने लगता है। विरंशु हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर में बैठकर अपने ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद विरंशु अपने सीईओ चेहरे पर बैठा हुआ था एक राजा की तरह और उसी के सामने अपना सर झुकाए एक फाइल लिए खड़ा था। देखने से लग रहा था कि हेमंत आज बहुत डरा हुआ है। तभी विरंशु बोलता है मैंने तुम्हें जो काम करने को बोला था वो कर दिया तुमने। तभी हेमंत बोलता है जी बॉस कर लिया है। लेकिन तभी विरंशु बोलता है लेकिन क्या मैंने तुम्हें आधी अधूरी जानकारी देने के पैसे नहीं देता हूँ। तभी हेमंत बोलता है मैम जिस कॉलेज में पढ़ती थी वही उनको एक लड़का पसंद आ गया, वो उससे प्यार करने लगी थी लेकिन वो लड़का शायद किसी और को प्यार करता था इसलिए मैम ने ऐसा कदम उठाया। तभी विरंशु बोलता है फिर से बीटो एक से कि क्या हुआ। तभी हेमंत बोलता है मैम सनशाइन यूनिवर्सिटी में जब गई थी तभी उनकी टक्कर एक लड़के से हो गई। फ्लैशबैक आज श्रुति का तीसरा दिन था कॉलेज में और श्रुति का आज का एक क्लास कैंसिल हो गया था, इसलिए श्रुति ने सोचा कि आज वो प्यो कॉलेज का टूर करेगी क्योंकि वो कॉलेज बहुत बड़ा था, उसमें लाइब्रेरी, बहुत बड़ा फील्ड और बहुत सारे कैंपस थे। लेकिन वो थोड़ी सैड भी थी क्योंकि आज उसके साथ वो लड़की नहीं थी जो उसकी पहली फ्रेंड बनी थी इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आज इस लड़की के सारे क्लास कैंसिल हो गए थे इसलिए श्रुति अकेले हाई घूम रही थी। तभी चलते चलते हुए उससे लगता है कि वह गिरने वाली है क्योंकि उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। श्रुति का ध्यान कॉलेज की बिल्डिंग देखने में था और शायद वह लड़का अपने फोन में बिजी था इसलिए डॉनन की टक्कर हो जाती है और जैसे श्रुति गिरने वाले रहते हैं वैसे हाई यूज लड़के ने श्रुति को कमर से थम लिया और श्रुति जो गिरने के डर से अपनी आंखें बैंड की हुई रहती है तभी से लगता है कि वह नहीं गिरी। कभी वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने की हैंडसम चेहरा जाता है और वह चेहरे में खो जाती है और सामने वाला लड़का भी श्रुति को देखकर मंत्रा में हो जाता है और कोई सेकंड तक डॉनन एक दूसरे को यूं हाई देखते रहते हैं। कभी कुछ देर बाद किसी की खास नहीं क्या आवाज आती है जो कि इस लड़के के पीछे से रहे द साथ। तभी छोटी और यूज लड़के को होश आता है और वह डॉनन एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। पार्ट 7 अब तक हमने पता कि श्रुति कॉलेज का टूर कर रही थी, तभी वो जैसे हाई गिरने वाली रहती है वैसे किसी ने यूज संभाल लेता है। अब आगे वह लड़का और कोई नहीं किट्टू का भाई होता है आदर्श जो उसी कॉलेज में पढ़ता था सेकंड ईयर में। अब तक किसी को नहीं पता था कि आदर्श और किट्टू भाई बहन है क्योंकि उनकी क्लासेस अलग अलग टाइम पर थी और उनके जेडर एक दोस्त नहीं थी इसलिए, लेकिन किट्टू के 3 दोस्तों को पता था कि आदर्श और किट्टू भाई बहन है। अब आगे श्रुति अपने होश में आती है और हड़बड़ाहट हुए कहती है आई एम सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए वो इतना हाई कह पाती है कि आदर्श उससे शांत करवा कर कहता है आप शांत हो जाओ, मेरा ध्यान भी फोन में था इसलिए हम दोनों की हाई गलती है। आदर्श की ये बीटीटी सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी आदर्श श्रुति से कहता है मैंने आपको आज से पहले इस कॉलेज में नहीं देखा, क्या आप फ्रेशर्स हो। तभी श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैं फ्रेशर हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है इस कॉलेज में टू। मैं जब आज कॉलेज आई टू पता चला कि आज की क्लासेस कैंसिल हो गई थी और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थी इस कॉलेज में टू। मैंने सोचा इस कॉलेज का टूर कर लूँ। तभी आदर्श बोलता है और अच्छा दरअसल मेरी क्लासेस भी कैंसिल हो गई कुछ रीजन के वजह से टू। मैं भी अभी फ्री हूँ, क्यों ना मैं आपको ये कॉलेज घुमा दूँ, इससे आप घूम भी लोगे और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। श्रुति आदर्श को देखकर और उसकी बेटाइन सुनकर आदर्श के तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तभी वो बोलती है ठीक है लेकिन आपके दोस्त। श्रुति की ये बात सुनकर पीछे खड़े आदर्श के 2 दोस्त जो अभी सदमे में थे क्योंकि आज से पहले आदर्श ने किसी से ऐसे बात नहीं की वो टू ये दोनों जिन्हें आदर्श एक अच्छा और सच्चा इंसान लगा इसलिए वो दोनों आदर्श को अपना दोस्त बनाने के लिए बोलते, लेकिन आदर्श नहीं मानता। लेकिन
लेकिन कुछ दिन बाद इनको देखकर हाँ बोल देता है कि वो इसके दोस्त बन सकते हैं। तभी वो हैदबाडा जाते हैं और तभी आदर्श दोनों को घूर घूर के देख रहा था। वो दोनों बोलते हैं हमें कुछ काम याद आ गया, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। उन दोनों के जाने के बाद आदर्श श्रुति को पूरा कॉलेज दिखाने लगता है और ऐसे ही कुछ दिनों में उनकी ऐसी दोस्ती हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी हेमंत बोलता था श्रुति जिस लड़के को पसंद करती थी उस लड़के को कोई और पसंद थी और श्रुति ने दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए वो ये सहन नहीं कर पाए। मैंने उस लड़की की छानबीन करवाई तो उस लड़की का नाम क्रियामर्टी है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब क्या होगा आगे? किस लड़के को श्रुति पसंद करती थी? क्रियू यानी किट्टू का नाम इसम कहाँ से आया? अब क्या करेगा विरंशु किट्टू के साथ? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ दिलुलु वर्ल्ड में। प्लीज़ लाइक फॉलो करे और रेटिंग द आपके एक रिस्पॉन्स से में मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करे और आपको स्टोरी एम के चेंजेस करवाने है टू कमेंट करे। ये मेरी पहली नॉवल एच मेरे से कोई जीएलटी हो रही टू मुझे माफ कर द फोल्डेड हैंड्स। पार्ट 8। अब तक हमने पता कि हेमंत बताता है श्रुति किसी को पसंद करती थी और वो लड़की और कोई नहीं क्रिया यानी किट्टू थी, लेकिन क्या ऐसा सच में था? नहीं, ऐसा नहीं था। पूरी स्टोरी हम अगले पार्ट में जानेंगे। अब आगे तभी हेमंत कहता है सर उस लड़की का नाम क्रिया है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो उसी कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ती है और उनकी में 4 लोग है, उसके पापा, उसको मम्मी और उसका एक भाई। तभी हेमंत किट्टू की फैमिली के बेअमी और बताने लगता है, लेकिन विरांशु हेमंत कल रोकते हुए कहता है मुझे बस उस लड़की की जानकारी चाहिए, उसकी फैमिली वालों की नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फ्री बैठा हूँ कि इस नीच लड़की की फैमिली के बेअमी जानूं? तभी हेमंत किट्टू के बेअमी और बताने लगता है क्रिया हाइट 5 फीट 7 इंच, गहरी नीली आंखें, एज 18। इन्होंने अपनी स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल से की है और अभी कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में है। ये पढ़ाई में बहुत आती है और कॉलेज में इनको सब लड़ाकू और शैतान लड़की नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत शैतानियन करती रहती है। इतना कहकर वो एक फाइल बढ़ाता है उसके सामने जिसमें फ्रंट पर हाई किट्टू को प्यारी प्यारी फोटो थी। किट्टू को देखकर विरांशु उसमें हाई खो जाता है। तभी उसके कानों में हेमंत की आवाज आती है। हेमंत बोलता है सर आपको उस लड़के के बेअमी भी जानना है जिससे श्रुति मैम पसंद करती है। आपने मुझे बस जिसके वजह से श्रुति मैडम जी ये हालत हुई उसके हाई बेअमी पता करने को बोला था और इनडायरेक्टली क्रिया हाई है जिसके वजह से श्रुति की ऐसी हालत हुई। तभी विरांशु बोलता है नहीं, मुझे और किसी के बेअमी कुछ नहीं जानना है, तुम बस उस लड़की के बेअमी पता करो कि ये अभी इस वक्त कहाँ पर है और हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी तैयार करो, मुझे इस लड़की से एक दिन की शादी करनी है। इतना कहकर विरांशु उससे जाने का इशारा करता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर, वो भी एक दिन की शादी का। ये सुनकर हेमंत शॉक हो जाता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन विरांशु का इशारा समझकर वो वहां से चल जाता है। और हेमंत के जाने के बाद विरांशु अपनी 50th फ्लोर पर बने अपने कैबिन से मुंबई शहर को देखने लगता है जो इस वक्त बहुत हाईजी मिला रहा था क्योंकि रात का वक्त हो रहा था। कुछ देर बाद विरांशु के कमरे का कैबिन का दरवाजा नॉक होता है। विरांशु ये सुनकर अपने ख्याल से बाहर आता है। वो बहुत देर से कुछ सोच रहा था, मानो वो कुछ करने वाला हो। तभी विरांशु कम बोलता है। कैबिन का दरवाजा खोलकर हेमंत आता है और बोलता है सक्रिया अभी अपने घर में है और शायद वो अभी पढ़ाई कर रही है क्योंकि कल उसका लास्ट एग्जाम है। ये बात सुनकर विरांशु कुछ सोचकर डेविल स्माइल करता है। ये देखकर हेमंत डरने लगता है क्योंकि विरांशु जब या डेविल स्माइल करता है तब तक किसी ना किसी की मौत होना तय है। अगले सुबह क्रिया के घर क्रिया सुबह उठकर अपना रिवीजन करती है और फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते हैं उसके दोस्त मिल जाते हैं और बाप ने दोस्त के साथ अपनी क्लासरूम में चल जाती है और एग्जाम द देती है। एग्जाम द देने के बाद वह जब टैक्सी में बैठाती है और कॉलेज से निकल जाती है तभी कॉलेज के सामने कई सारी गाड़ियां रुकती है। उसमें से आगे की सीट का दरवाजा खोलकर हेमंत अपने गार्ड्स को इशारा करता और गार्ड से प्यो कॉलेज में क्रिया को खोजने लगता है, लेकिन क्रिया 2 पहले हाई चल गई थी। पूरा कॉलेज खोज लेने के बाद भी गार्ड्स और हेमंत को क्रिया नहीं मिलाती है। यह देखकर विरांशु को और गुस्सा आने लगता है और वह किसी को कॉल करता है और क्रिया का पता करने के लिए बोलता है। और कुछ देर बाद यूज पता चलता है कि क्रिया को एक टैक्सी ड्राइवर ने गंदे इरादे की वजह से क्रिया को किडनैप कर लिया है और वह इस वक्त एक बेसमेंट में कैद है। तभी विरांशु हेमंत को इशारा करता है और हेमंत उसी बेसमेंट में विरांशु की कर ले जाने लगता। उसके पीछे पीछे वह सारे बॉडीगार्ड्स की कर क्रिया का किडनैप होने के नाम से विरांशु को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूज लग रहा था कि क्रिया से बहुत सारे लोगों को पसंद आती है और अमीर लोगों को फैंसा कर उनसे पैसे लूट दिया और उसने टैक्सी ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही किया होगा या बटेन सोचकर यूज और गुस्सा आने लगता है क्योंकि किट्टू की इमेज विरांशु के सामने बहुत हाई खराब थी क्योंकि विरांशु अपनी बहन के लिए बहुत पॉजेसिव था और किट्टू के हाई वजह से उसकी ऐसी हालत हुई, इसलिए ब्रांच को किट्टू पर और गुस्सा आने लगता है। और थोड़ी देर पहले विरांशु को श्रुति के बेअ में पता चलता है कि उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है या सोचकर यूज और गुस्सा आने लगता है। कुछ देर बाद विरांशु की कैरन का काफिला यूज बेसमेंट किया गया आता है और कुछ देर बाद वह लोग किट्टू को बचा लेते हैं। फ्लैशबैक एंड। अब क्या होगा आगे? क्या होगा किट्टू के साथ? प्लीज लाइक फॉलो करे और रेटिंग द आपके एक रिस्पॉन्स से में मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करे और आपको स्टोरी एम के चेंजेस करवाने है टू कमेंट करे। ये मेरी पहली नॉवल एच मेरे से कोई जीएलटी हो रही टू मुझे माफ कर द फोल्डेड हैंड्स। पार्ट 9 मेल लीड फैमिली इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग मेल लीड के फैमिली के बेअ में
मेल लीड की दादा की धीरेन्द्र सिंघानिया, इनकी उम्र 60 के आसपास है लेकिन अभी बिल्कुल फिट। फाइनल इनकी पत्नी सुभद्रा सिंघानिया, इनकी उम्र करीब 56 है लेकिन अभी भी इनकी खूबसूरती कम नहीं हुई। मेल लीड के पिता राजवीर सिंघानिया, इनकी उम्र करीबन 35 साल की है लेकिन अभी भी जवान दिखते हैं। या राजस्थान के हुक्म सा है और राजस्थान के अगले हुक्म विरंशु सिंघानिया होने वाले हैं। यह स्वभाव से बहुत हाई नरम है लेकिन गुस्सा आ जाए तो इनको एक इंसान के अलावा कोई नहीं शांत कर सकता। वो है इनकी पत्नी सीता सिंघानिया जो एक हाउसवाइफ है और एक गो भी चालाती है। ये बहुत हाई एक और नाम स्वभाव की महिला है। इनकी जान इनके परिवार में बसी है और साउस ज्यादा प्यार ही अपने बेटे यानी विरंशु से करती है। तो चलिए अब मिलते हैं श्रुति से जो प्यो घर वालों की जान है। श्रुति या सबसे छोटी और सबसे लाडली है। श्रुति हाइट 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, गहरी नीली आंखें, लंबे काले बाल, स्वभाव से या भी शरारती है किट्टू की तरह। और प्यो घर में सबसे ज्यादा या अपने बड़े भाई विरंशु से प्यार करती है और जहां विरांशु रहते हैं या वही चली जाती है। विरंशु भी अपने जान से ज्यादा श्रुति से प्यार करते हैं। देखा जाए तो या डॉनन एक दूसरे की जान है। बचपन से लेकर आज तक या डॉनन अपने सारी बटेन एक दूसरे को शेयर करते हैं और या डॉनन सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बटे हैं। देखा जाए तो श्रुति की पूरी दुनिया विरंशु है और विरंशु की पूरी दुनिया श्रुति है। तो मिलते हैं हीरो के फ्रेंड से। आरव रघुवंशी और आदित्य ठाकुर या डॉनन हिरंशु के बचपन के दोस्त हैं और इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी दोस्त है। या डॉनन अभी बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं। इनके बारे में हम और आगे जानेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, फॉलो करे और रेटिंग दे। आपके एक रिस्पॉन्स से में मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करे और आपको स्टोरी एम के चेंजेस करवाने है टू कमेंट करे। ये मेरी पहली नॉवल है। जब मेरे से कोई जीएलटी हो रही तो मुझे माफ कर द फोल्डेड हैंड। 10 फ्लैशबैक एंड। अभी विरंशु वीआईपी रूम में सोई हुई अपनी बहन श्रुति को देखाई रहा था। तभी विरंशु का फोन रिंग करने लगता है। ब्रांच अपने पॉकेट में से निकालता और फोन में देखता है तो या और किसी का नहीं इसकी मैन का फोन होता है जिससे श्रुति के बारे में पता चल गया था। विरंशु कुछ पल सोचता है और अपना फोन उठा लेता है। तभी फोन की दूसरी तरफ से इसकी मां की आवाज आती है। विरंशु, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें एक बार भी बताने की जहमत नहीं उठाई। हमें दूसरों से पता चल रहा है कि हमारी बेटी की हंसी हालत है। अभी वल कैसी है? हम राजस्थान से निकल चुके हैं, कुछ देर में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। मैं और तुम्हारे पापा बहुत परेशान है, कुछ तो बोलो। तभी वे विरंशु अपनी मैन को शांत करते हुए कहता है, मैन शांत हो जाइए, वह बिल्कुल ठीक है, कल तक यूज होश जाएगा। इतना कहकर वह अपनी मां की बात आगे बिना सुने कट कर देता है और वह अपने तेज कदमों से अपने मेंशन की तरफ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ मेंशन में अदिति को एक लाल जो में टिया कर दिया जाता है और शांति जी समझाते हुए कहती है, देखो लड़की, तुम्हारी इस गलती की और बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन हमारे बाबा तुम्हें जिंदगी भर का पछतावा देना चाहते थे और कोई भी गड़बड़ नहीं करना और चुपचाप जैसा बाबा बोले वैसा करते जाना। यह सब शांति अपने रूठे हुए अंदाज से बोल दे क्यों उनकी शांति भी रोटी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी और किट्टू के ब्याह में जाने के बाद यूज नफरत होने लगी थी लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए कमरे में भेजे देती है। किट्टू जो अभी रो रही थी वह शांति की आवाज और उसकी बटेन सुनकर यूज गुस्सा आने लगता है विरंशु पर और यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की, किसकी लाइफ छनी चाहिए है। और यह बात ट्यून शांति जी से कई बार उसकी गलती क्या लेकिन कोई भी नहीं उसके सवालों का जवाब देता है। तभी शांति जी उस विरंशु के रूम में फंसे लड़ जाने लगती है और या देख के टू और डर जाती है और वह शांति जी को माना करने वाली रहती है लेकिन शांति जी की घुरती हुई नजरें देखकर वह कुछ नहीं कर पाती और वह विरंशु से पूछने का सोचती है। दूसरी तरफ मूर्ति निवास। रात का वक्त। इस वक्त मूर्ति निवास में सब टेंशन में है। कुछ देर पहले मिस्टर एंड मिसेज मूर्ति पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी किट्टू का गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवेट है लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि 24 घंटे प्यो होने तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप 24 घंटे बाहर आना। यह सब सुनकर मिस्टर एंड मिसेज मर्टी सैड हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले की ट्यून ऐसा किया नहीं था और उसका भी फोन भी नहीं लग रहा है। मिस्टर मूर्ति के दिल में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह पास के सोफे पर बैठ जाते हैं और मिस्टर मूर्ति को ऐसे दिल पर हाथ देखे हुए मिसेज मोती और डर जाती है और वह पूछने लगती है, आपको क्या हो गया? तभी मैं, पता नहीं हमारी बेटी कैसी है, उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं हमारी बेटी कहाँ पर हो। तभी मिसेज मर्टी कहती है, आप चिंता नहीं करो, कल तक आदर्श जाएगा और कल तक स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज हो जाएगी, आप थोड़ा धैर्य रखो, हमारी बेटी सही सलामत होगी। मिसेज मर्टी की बात सुनकर कृष्णा जी थोड़ा शांत होते हैं और बोले थे, अभी मैं कैसे धैर्य रखूं, मैं एक लचर बाप की तरह लग रहा हूं जो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा हूं, इतना क्या करूं। रोने लगते हैं और उनको देखकर मिसेज मूर्ति अभी रोने लगती है। दरअसल आदर्श 3 दिन पहले अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था मनाली क्योंकि उसकी दोस्त की दादी की डेथ हो गई थी और आदर्श के घर में उसकी कोई दादी नहीं थी। बचपन से वह अपनी दादी के लिए
तरसता था, लेकिन जब उसका दोस्त की दादी उससे मिली तो उसकी दादी से अटैच हो गया और वह अनहिन से मिलाने अर्जेंटली गया था। लेकिन थोड़ी देर पहले मिसेस मूर्ति ने आदर्श को फोन करके वहां किसी सिचुएशन बताई तो आदर्श मुंबई आने के लिए मनाली से निकल गया। आदर्श को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। ए फ्लैट आगे मुंबई। रात का वक्त रात के 11:08 बजे। किट्टू जो विरंशु का इंतजार करते करते बेड पर हाई सो गई थी। आधे घंटे बाद विरंशु की कर ब्लैक मेंशन आती है। अपने लंबे लंबे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। हमने कमरे में आने के बाद और जैसे अपना कमरे का दरवाजा खोलता है वैसे उसके सामने एक मनमोहक दृश्य आ जाता है। दरअसल किट्टू बैठे बैठे सो गई थी, जिसकी वजह से उसके सीने में जो चुनरी थी वह थोड़ी सरक जाती है और किट्टू का सीना थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगता है। या देखकर विरंशु अपना थक घटकता है और अपने लड़खड़ाते कदमों से किट्टू की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसने आज के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करी थी। विरंशु अपने बेड के पास आकर रुक जाता है। किट्टू के चेहरे पर आते हुए बाल को अपने हाथों से उसके कानों के पीछे करता है, जिससे किट्टू कसमासने लगती है। ऐसे ही कुछ देर देखते हुए नहीं देखना कहना गलत होगा। निहाट हाट हुए कुछ वक्त बीत जाता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और वह अपना बड़ा सा मुंह बनाकर चिड़चिड़ाते हुए फोन उठाता है और फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर श्रुति मैडम की हालत खराब, हम लोग अभी उनकी हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें कैल तक जाता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम उन्हें नहीं बचा सकते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है बड़ी मैम साहब, विरांशु की माँ वह वहां पर श्रुति की देखभाल कर रही है। फोन पर दूसरे तरफ के आदमी के बात सुनकर विरांशु गुस्सा आने लगता है किट्टू पर। वो बिना कुछ बोले फोन कर देता है और किट्टू को बेड से खड़ा करके नीचे गिरा देता है। किट्टू जो अभी सो रही थी अचानक से ऐसे गिरने से उसके कारण बहुत जोर से दर्द करने लगता है और वह आंखें मसलेट हुए ऊपर देखती है तो उसकी आंखें किसी की नशीली और गस भरी आंखों से मिल जाती है और वह विरांशु को गस में देखकर डर जाते और वह खड़े होते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे चोट लग गई है। तभी विरंशु अपने गस बड़े आवाज में बोलता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसके हालत है और मैं आज या मेक शो करूंगा कि तुम्हारी भी हालत उसी के जैसी हो जाए। विरंशु की ऐसी उलझी हुई बात सुनकर किट्टू कन्फर्स हो जाती है और वह कुछ पूछने वाली हाई होती है। तभी विरंशु अपने पैकेट से एक मंगलसूत्र जो डायमंड का दिख रहा था और उसके बिक में वीके लिखा हुआ था और एक सिंदूर की डिब्बी निकालता है और किट्टू को सिंदूर और मंगलसूत्र पहने हुए कहता है, लो हो गए हमारे शादी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, तुम जिंदगी भर एक छोड़ी हुई औरत कहलाओगे। जरा सर विधानसभा लगता था कि किट्टू जानबूझकर जालन के मारे श्रुति जिसे पसंद करती थी उससे फंसाया है। विरंशु को ऐसे करते हुए देखकर किट्टू रोने लगते हैं और होते हुए कहाती है, मैंने क्या अभी चिच के बेयर में बात कर रहे हो। तभी वह किट्टू के कंधे जोर से पकड़ते हुए करता है, बेकार तुमने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है, तुमने आंखें ऐसा क्यों किया, दुनिया में हजार लड़के थे लेकिन तुम उसी लड़के के पास क्यों है जिससे मेरी बहन पसंद करती थी। मुझे पता है तुमने यूज बताया कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बैठो मुझे मैं दूंगा। तुम्हें दर्द होने लगता है और वह विरांशु का हाथ हटेते हुए कहाती है कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं किसके पीछे गई, मैं किसी को नहीं पसंद करती हूँ, मैं जिंदगी में कोई नहीं है और आप जैसा समझ रहे हो वैसे कुछ नहीं। देखिए हम लोग शांति से बात करते हैं, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। तभी किट्टू को विरंशु अपनी तरफ करके यूज जोर जोर से फैसिनेट केस करने लगता है। या पैशनेट का गुस्सा ज्यादा लग रहा था क्योंकि धीरे धीरे किट्टू के होठों से खून निकलने लगता है और किट्टू की सांसें उखड़ने लगती है। 10 मिनट पैशनेट किस करने के बाद विरंशु किट्टू को बेड की तरफ धकेलता है। इन सब के बीच किट्टू पूरी कोशिश कर रही थी विरंशु से दूर हटने के लिए, लेकिन कहा विरंशु और कहा नाजुक सा किट्टू, वो अपने आप को नहीं चुरा पति इसके चाकर में किट्टू के कुछ नाखून भी टट जाते हैं। तभी विरांशु अपना किस ब्रेक करके, तुम्हें बहुत शुक है ना दूसरे लड़कों को सेड्यूस करके इन लोगों को सेटिस्फाई करने का, आज मैं तुम्हें ऐसा सेटिस्फाई करूंगा कि तुम 3 दिन तक ठीक से चल नहीं पाओगी। इतना कहकर वो किट्टू की ब्लाउज फाड़ देता है और उसके सीने को जोर जोर से मसल लगता है जिससे किट्टू की आहें निकलने लगती है। फिर विरांशु किट्टू के एक सीने को सहलेट हुए दूसरे सीने को चुसने लगता है और धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था। आधा घंटा बाद वो अपना सर उठाकर देखता है तो किट्टू का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो जोर जोर से आहें लेने लगती है। तभी विरांशु किट्टू के बॉडी के सारे कपड़े निकल देता है और उसके प्योर बॉडी पर किस करते करते लव बाइट देने लगता है। ये लव बाइट जेंटल टू नहीं, लव बाइट्स की वजह से किट्टू के प्योर शरीर में दर्द होने लगता और वो मेरा आंसर अपने आप से दूर हटने के लिए बोला नहीं, लेकिन विरंशु टू अपने में मगन था। यूज किट्टू की कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद जब विरंशु किट्टू के प्योर शरीर में अपनी छाप देकर सेटिस्फाई हो जाता है तो अपने बाकी बचे कपड़े निकल देता है और वह एक ब्लैंकेट से एक दूसरे को कवर कर देता है और फेसबुक वापस से किट्टू को पैशनेट करने लगता है। इस बाकी चीज थोड़ी सॉफ्ट थी। तभी विरंशु किस करते करते ऊपर उठाता है और किट्टू से कहता है, मैं जेंटल होने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। इतना कहकर वो अपने बॉडी को किट्टू की बॉडी से अटैच कर देता है और फिर अपनी मूविंग करने लगता है जिससे
से किट्टू रोते हुए कहती है, ये प्लीज, ये क्या है, प्लीज मेरे अंदर से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी विरंशु बोलता है, शुरू में दर्द होता है फिर मजा आता है बेबी, कुछ देर बाद तुम्हें भी मजा आने लगेगा। इतना कहकर वो अपनी मूविंग और तेज कर देता है, जिससे किट्टू की आहें प्यो कमरे में गुंजाने लगती है और दोनों एक दूसरे में आगोश हो गया। ये सिलसिला शुभ के 7 बजे तक चला और विरंशु 7 बजे थक कर सो गया, बट उससे देखकर लग रहा था कि वो आज सैटिस्फाई हो गया है और किट्टू को ये सब सहन नहीं हुआ और वो थक कर कब का बेहोश हो गई थी। अब आगे क्या होगा? क्या विरंशु के इस मूव से इन लोगों के रिश्ते में कुछ प्रभाव आएगा? क्या श्रुति ठीक हो जाएगी? क्या आदर्श को अपनी बहन के बेअमी पता चला? क्या करेंगे किट्टू के घरवाले जब उन्हें किट्टू के बेअमी पता चलेगा? थैंक यू।